स्वागत है आप सभी का मेरा YouTube चैनल निर्मल अवस्थ पे। अभी हम 2024 का जो स्टूडेंट जो 2024 में नीट देंगे उसके लिए अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम बायोलॉजी, और बायोलॉजी के साथ साथ इसी चैनल पे आपको केमिस्ट्री का भी कंटेंट मिलेगा। ये चैनल कंप्लीटली मेडिकल स्टूडेंट के द्वारा ही चलाया जाता है, उसमें हम भी एक हैं जो कि आपको सामने आते हैं, बाकी और भी लोग हैं जो कंटेंट तैयार करते हैं। बहुत सारा हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है अकॉर्डिंग टू लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम स्टार्ट किए हैं बायोलॉजी में। सबसे पहले 11th का पार्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी जो समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, उसमें भी सबसे फर्स्ट टॉपिक दे रखा है डाइजेशन। तो हम डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट किए हैं। फर्स्ट लेक्चर हो चुका है, बहुत ही बेसिक लेक्चर वो है, आप उसको जरूर देखिए। फिर अगर नहीं देखें तो पहले उसको देखिए फिर इसको देखिएगा। ठीक है, तो डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन का हमने आपको इंट्रो दे रखा है, और इंट्रो के बाद आज शुरू करेंगे हम एलिमेंट्री कैनाल। अभी तक अगर आप एक नीट व्यूअर्स हैं, आप अगर 11th क्लास में बायो रखे हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक डिजायर्ड मेडिकल कॉलेज मिले, ये चैनल आपका कुछ काम आ सकता है। इसीलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारा कंटेंट जो मेहनत से इतना तैयार होता है वो और सबके पास भी, स्टूडेंट के पास भी फैल सके। हम आपको एज ए टीचर नहीं, एज अ सीनियर गाइड करते हैं। आपको यहाँ भी गाइड करेंगे, आप जब मेडिकल कॉलेज में जाएंगे वहां भी आपको सीनियर ही गाइड करेंगे, हम लोग ही गाइड करने वाले होंगे। टीचर से ज्यादा काम सीनियर आता है, इसीलिए हम लोग वही कंटेंट आप लोग को देते हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड है, जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। फालतू चीज तो ये ह्यूमन फिजियोलॉजी हम लोग पूरे साल पढ़ते हैं और बहुत ही लंबा कंटेंट पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग एक साल में पूरा 11th 12th पढ़ेंगे और हम लोग को एक साल में आप मेडिकल कॉलेज आएंगे तो पूरा ह्यूमन फिजियो ही पढ़ना होता है। तो वो फालतू कंटेंट हम भी दे सकते हैं, लेकिन फालतू नहीं। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करना है, समझाना है। अगर आप एनसीईआरटी समझ लिए और उसको याद कर लिए, रिमेंबर कर लिए क्लास में ही, तो आप विश्वास मानिए आपका हर एक क्वेश्चन बायोलॉजी का होगा। इस बार भी आप चेक कीजिएगा, सारा क्वेश्चन 90 में से आपको सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही मिल जाएगा। जो 5-10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है तो वो बाहर से ही था, तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में से था, आप उसको अटेम्प्ट नहीं भी कर सकते थे। ये ऑप्शन आपके पास बना हुआ है। चलिए शुरू करते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ये क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल? ये माउथ का जो ओपन दिख रहे हैं, जो माउथ से लेके एनस तक ये फैला होता है, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इसके अंदर माउथ, ये इसोफेगस, फूड पाइप जिसको बोलते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आता है। एलिमेंट्री कैनाल ये बॉडी का जो आगे वाला पार्ट आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं एंटीरियर व्यू, सामने वाला एंटीरियर, और पीछे जो चेस्ट वाला पार्ट है इसको बोलते हैं पोस्टीरियर व्यू। तो एनसीईआरटी लिखती है कि एलिमेंट्री कैनाल का एंटीरियर पार्ट में ओपनिंग होता है माउथ, जो एलिमेंट्री कैनाल है माउथ से शुरू होता है, और बॉडी का एंटीरियर पार्ट में माउथ है, आगे पार्ट में है, इसलिए क्या लिखा, ये शुरू होता है एंटीरियरली माउथ में, और पीछे बॉडी का एनस है, इसीलिए क्या लिखा है, ये पोस्टीरियरली जाके एनस में ओपन हो जाता है। माउथ से हम लोग फूड को इंजेस्ट करते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम लोग एनस के माध्यम से बॉडी से बाहर कर देते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कल आपको हम बताए थे, और ये भी बताए थे कि आपसे पूछता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आप बोलते हैं डाइजेशन। नो, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का 4 फंक्शन है। पहला काम है फूड को इंजेस्ट करना, माउथ के अंदर लेना, उसको बोलते हैं इंजेशन। इंजेशन के बाद वो फूड जाता है स्टमक में, उसको वहां पर होता है डाइजेस्ट, बोलते हैं डाइजेशन। ठीक है, सेकंड, डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, वहां और डाइजेशन होता है, और उसके बाद उस फूड से जो न्यूट्रिशनल पार्ट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, और ब्लड के माध्यम से पूरा बॉडी को दिया जाता है ताकि बॉडी के पास एनर्जी हो और बॉडी वर्क कर सके। देन जो वेस्ट चीज है उसको एनस के माध्यम से हम बाहर करते हैं बॉडी से, इसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। इस सब फंक्शन किसका है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसमें हम स्टार्ट किया है एलिमेंट्री कैनाल, बता चुके हैं आपको। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला पार्ट है एंटीरियर व्यू में माउथ। ये पूरा माउथ दिख रहा है आपको, ओपनिंग पार्ट ऑफ माउथ। जब माउथ का ओपन करेंगे, मिरर के पास जाइए और ऐसे ओपन कीजिए, जो भी आपको दिखेगा, एक कैविटी दिखेगा, उसको अपन बोलते हैं कैविटी, मतलब एम्प्टी स्पेस, इसमें कुछ होता है, उसको बोलते हैं ओरल कैविटी। माउथ से ही आता है ये ओरल, इसलिए ओरल भी, पेस्ट भी, आप क्या नाम है, ब्रश भी सुने होंगे, पेस्ट सब जो भी आता है, ओरल मतलब माउथ होता है। ठीक है, तो ओरल कैविटी, इस ओरल कैविटी के अंदर आपको टीथ दिखाई देगा, टीथ है, टीथ के साथ साथ आपको मेनली टंग दिखाई देगा, जो कि टंग कहाँ होता है, ये माउथ का जो नीचे वाला पार्ट है उसको बोलते हैं फ्लोर, क्या बोलेंगे, फ्लोर। और जो ऊपर वाला पार्ट है जहाँ पर पैलेट है, आगे हार्ड पैलेट और पीछे सॉफ्ट पैलेट, उसको बोलते हैं रूफ। तो ये टंग जो है रूफ से अटैच है या फिर फ्लोर से? आप कीजिए और आप चेक कीजिए, टंग आपका ये रूफ, नीचे वाला जो पार्ट है फ्लोर, ये फ्लोर से अटैच है, और अटैच होता है किसके हेल्प से? फ्रेनम के हेल्प से। तो इससे अटैच है टंग, फ्लोर से। और फिर क्या दिखा देगा आपको? टीथ। ह्यूमन के अंदर टीथ का काम होता है फूड को मेस्टिकेशन करना, मतलब फूड पार्टिकल जो बड़ा बड़ा रोटी खाते हैं उसको छोटे पार्ट में कन्वर्ट करना। ठीक है, मेस्टिकेशन करना। और डाइजेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट करना।
दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। तो टीथ का काम होता है मेस्टिकेशन, मतलब जो बड़ा बड़ा पार्टिकल्स है कुछ सिंपल पार्ट में कन्वर्ट करना। और टीथ जो होता है नीचे वाला पार्ट जो आप जिसमें टीथ अरेंजमेंट है, ये जो आप देख रहे हैं बोन, इसको बोलते हैं मैंडिबल बोन। ऊपर वाला पार्ट जिसमें टीथ अरेंज है उसको अपन बोलते हैं ये मैक्सिला बोन में अरेंज है। टीथ का अरेंजमेंट देखेंगे आप मिरर में अगर, तो आपको दिखाई देगा एक सॉकेट में टीथ इम्बेडेड है। एक अगर इस तरह का एक सॉकेट बना हुआ है उसमें जो है टीथ क्या है, इम्बेडेड है। इस सॉकेट के अंदर टीथ का इम्बेडेड होना, धसा हुआ होना क्या कहलाता है, अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन दैट सॉकेट इज कॉल्ड एज अ टर्म थिकोडोंट। एक टर्म दे रखा है एनसीईआरटी में थिकोडोंट, मतलब टीथ का प्रेजेंट होना बोनी सॉकेट में। ये एक बोनी सॉकेट है, बोन है, कौन सा बोन है, मैंडिबल। ऊपर वाला बोन कौन सा है, मैक्सिला। आप आकर के चेक कीजिए आपका ये टीथ इसी मैंडिबल बोन में अरेंज है। इस अरेंजमेंट का नाम दिया गया है थिकोडोंट। क्या, थिकोडोंट। दूसरा टर्म आता है हेट्रोडोंट, मतलब हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर 4 तरह का टीथ है। जो आगे वाला आपको टीथ दिख रहा है उसको बोलते हैं इंसिजर। इंसिजर के बगल में है केनाइन, केनाइन के बाद है प्रीमोलर, उसके बाद है मोलर। प्री मतलब पहले, किससे पहले, मोलर से। तो 4 तरह का टीथ आया, इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ है। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और डोंट मतलब टीथ। तो 4 तरह का टीथ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ है, इसलिए हमने क्या बोला, ह्यूमन बींग्स आर हेट्रोडोंट। टीथ व्हिच आर डिफरेंट टाइप इन मैमल्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सबका फंक्शन भी अलग अलग है, टीथ का स्ट्रक्चर भी अलग अलग है। आप देखेंगे हर एक टीथ आपको अलग अलग दिखाई देगा और हर एक टीथ का फंक्शन भी अलग अलग है, इसलिए हमने क्या बोला, इसे हेट्रोडोंट। नेक्स्ट टर्म आता है डायफाडोंट। ये लिखा हुआ आपका एनसीईआरटी में, जो एनसीईआरटी लिखा हम वही समझा रहे हैं। आप देखते हैं कि एक बार जब हम बच्चे होते हैं तब टीथ आता है, उसको बोलते हैं मिल्क टीथ या फिर बोलते हैं डेसिडुअस टीथ। और वो टीथ आने के बाद कुछ टाइम तक रहता है, कुछ साल तक रहता है, फिर वो टूट जाता है। उसके बाद फिर से नया टीथ आता है जो कि इंटायर लाइफ रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट टीथ। अगर कोई डिजीज ना हुआ टीथ में, तब डिजीज होने के बाद तो आदमी खत्म हो जाता है, फिर टीथ क्या बड़ा चीज है। तो एक बार बचपन में आया वो टीथ चला गया, उसको बोलते हैं मिल्क या डेसिडुअस टीथ। और फिर से टीथ आया, इंटायर लाइफ रहा, उसको बोलते हैं परमानेंट टीथ। मतलब मिल्क टीथ इज रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ। दैट टर्म इज नोन एज डायफाडोंट, मतलब 2 बार टीथ का आना। डाया मतलब 2 बार टीथ का आना क्या कहलाता है, डायफाडोंट। एक बार बचपन में और एक बार बचपन के बाद। वही लिखा है टीथ अपीयर्स ट्वाइस इन द लाइफ स्पान, दैट इज इंसिजर, केनाइन। फर्स्ट अच्छा लाइन यहाँ लिखा है, ध्यान दीजिएगा, कंटेंट बहुत अच्छे से तैयार किया जाता है। एनसीईआरटी में ये लाइन नहीं मिलेगा आपको। हम लोग डायफाडोंट तो हैं, लेकिन अगर एनसीईआरटी ये पूछ दे कि कौन सा ऐसा टीथ है हमारे पास जो डायफाडोंट को फॉलो नहीं करता है, जो बचपन में सारा टीथ हमको नहीं आता है। इंसिजर आता है, केनाइन भी आता है, मोलर तो आता है, लेकिन मोलर में कौन सा मोलर, फर्स्ट एंड सेकेंड मोलर। मतलब बचपन में जब हम छोटे होते हैं, जो मिल्क टीथ होते हैं, जो डेसिडुअस टीथ होते हैं, उसमें इंसिजर होता है, केनाइन होता है, मोलर होता है, प्रीमोलर अब्सेंट होता है। मतलब बचपन में हमारे पास 3 टाइप का ही टीथ होता है, इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर। ये लाइन एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ये दिमाग का उपज है अपना, जो कंटेंट तैयार किए हैं वो एक चीज को अच्छे से लिख पाए। इंसिजर, केनाइन एंड मोलर, यही 3 टाइप का टीथ आपको मिलेगा मिल्क टीथ, डेसिडुअस टीथ। मतलब जब बचपन में हम लोग होते हैं तब, मतलब यही 3 टीथ क्या है, डायफाडोंट है, यही 2 बार आता है। जो प्रीमोलर्स होते हैं वो एडल्ट में आते हैं, बचपन में नहीं, वो परमानेंट टीथ होते हैं। समझ रहे हैं आप। तो प्रीमोलर तो 2 बार नहीं आए, तो उसको हम डायफाडोंट नहीं बोलेंगे। जो थर्ड मोलर होते हैं, मोलर 3 होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो जब बचपन में बस आपको फर्स्ट एंड सेकेंड मोलर आते हैं, थर्ड मोलर नहीं आता। थर्ड मोलर सबसे लास्ट में आता है, उसको क्या बोलते हैं, ज्ञान का बोलते हैं ना। अगर थर्ड मोलर आ गया तो आपके अंदर क्या आ गया, ज्ञान आ गया, आप इंटेलिजेंट हो गए, ठीक है, विजडम टीथ, ज्ञान आ गया आपको। वो होता है थर्ड मोलर, वो सबसे लास्ट में आता है, एडल्ट में भी सबसे लास्ट में। तो कौन कौन से टीथ डायफाडोंट हुआ, अगर आपसे पूछ दे क्वेश्चन, बहुत संभावना है आने का, तो वो है इंसिजर, केनाइन, सेकेंड एंड फर्स्ट मोलर। मतलब प्री मोलर तो नहीं है और थर्ड मोलर भी डायफाडोंट नहीं है, वो लाइफ में एक बार आते हैं, उसको बोलेंगे मोनोफाडोंट। क्या बोलेंगे, मोनोफाडोंट।
ये क्या है, डायफेडोंट, 2 बार आते हैं। मोनो कौन हो गया, प्री मोलर और थर्ड मोलर, वो एक ही बार आते हैं, एडल्ट में आते हैं, बचपन में नहीं आते। जो टीथ बचपन में आते हैं उसको बोलते हैं डेसिडुअस या फिर मिल्क टीथ, और जो बाद में आते हैं, एडल्ट में आते हैं, बचपन का टीथ टूटने के बाद जो आते हैं उसको बोलते हैं परमानेंट। इसमें प्री मोलर होता है और थर्ड मोलर होता है। दैट इज व्हाई प्री मोलर एंड थर्ड मोलर एक बार आया तो मोनोफेडोन, और ये टूटता है बचपन में इंसिजर के नाइन फर्स्ट सेकंड मोलर, और फिर से आता है तो बोलते हैं डायफेडोन। अब ये टर्म आपको क्लियर होगा, थिकोडोंट, एरेंजमेंट, हेप्टोडोंट, 4 तरह का टीथ है। डायफेडोंट 2 बार आता है, 2 बार यही 3 टीथ आते हैं। प्री मोलर और थर्ड मोलर 2 बार नहीं आता, इसलिए क्या है, मोनोफेडोंट। नेक्स्ट टर्म है आपके पास डेंटल फार्मूला, टीथ को जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं डेंटल फार्मूला। उससे पहले आप ये समझिए, हम जब भी कोई चीज लेते हैं हमारा बॉडी इस वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग बायसिमेट्रिकल है। ये वर्टिकल लाइन को बोलते हैं मिड सैजिटल लाइन। क्या बोलते हैं, मिड सैजिटल लाइन। वर्टिकली अगर हमारा बॉडी को डिवाइड किया जाए मिड सैजिटल लाइन से तो हमारा बॉडी कैसा होता है, बायलैटरल सिमेट्रिकल। ठीक है, अब यहाँ पर स्टमक, हार्ट, किडनी की बात ना करें, बाहर जो एक्सटर्नल फीचर है, जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स है उसको देखते हैं, हैंड, लेग वगैरह वगैरह। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग हमने जब डिवाइड किया तो हाफ टीथ को हम रिप्रेजेंट किए। ये एक लाइन है, ये लाइन से बॉडी को डिवाइड किए तो इससे इधर वाला मैक्सिला, ऊपर वाला, और नीचे वाला मैंडिबल, दोनों को रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये टीथ फॉर्मूला आपका एनसीईआरटी में दे रखा है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। ये क्या है, हाफ का है। हाफ मतलब ये ऊपर वाला हाफ नहीं, ऐसे हम डिवाइड किए हैं बॉडी को, तो ऐसे डिवाइड किए हैं तो ऐसे इधर वाला का दिया है। तो 2 मतलब क्या, यहाँ पर ये 2 क्या है, पहले आता है इंसीजर, तो 2 इंसीजर आधा में है, पूरा कितना इंसीजर हो गया, 4। आधा अगर इधर है आधा इंसीजर इधर भी होगा, 2 इंसीजर इधर तो 2 इंसीजर इधर। 2 1 1 क्या है, कैनाइन, तो अगर एक कैनाइन हाफ में है तो 2 कैनाइन हो जाएगा। फिर 2 क्या है, प्री मोलर, और 3 क्या है, मोलर। अगर प्री मोलर आया है तो कैसा टीथ होगा, मिल्क टीथ या परमानेंट टीथ, मिल्क टीथ, सॉरी परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ में प्री मोलर एब्सेंट है, हमने यहां दिखा भी रखा है। देखिए बचपन की अगर बात करें चाइल्ड के अंदर 2 1 0 2 मतलब इंसिजर के 9 तो सेम है, बट यहां पर प्री मोलर एब्सेंट है और मोलर 2 ही है। 2 1 2 3 अपॉन 2, ये ऊपर का हो गया दांत, आधा ऊपर, ये आधा ऊपर का हो गया और आधा नीचे का। ये मान लीजिए अगर आपका ऊपर वाला पार्ट है और ये नीचे वाला पार्ट है, तो हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया, आधा हमने ये ले लिया, ऊपर वाला दांत ले लिया, ऐसे लाइन ड्रॉ किया बॉडी का, और आधा हम नीचे वाला ले लिए। हमने क्या देखा, ऊपर में 2 इंसीजर है, 1 कैनाइन है, फिर आपको 2 प्रीमोलर है और 3 क्या है, मोलर है। ऊपर जितना है उतना नीचे भी होगा, 2 इंसिजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। ये हाफ पार्ट में, जब बॉडी का ऐसे डिवाइड करेंगे तो आधा पार्ट में है। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर वाला पार्ट का भी आ जाएगा ना, पूरा का पूरा 3। इधर कितना हो गया, 3 2 5 1 6 2 8 8 16, आधा में 16 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल टीथ कितना होता है, 32। ये डेंटल फार्मूला आपको समझा रहा है बातें। अरेंजमेंट ऑफ टीथ जो हम बात किए हैं जिसको बोले हैं थेकोडोंट, ये अरेंजमेंट को डेंटल फार्मूला आपको समझा रहा है। तो पहला 2 क्या है, इंसिजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर, ऐसे। जब ये आप चाइल्ड में बात करेंगे तो आपको ये प्रीमोलर गायब कर देना है, होता ही नहीं है, और 1 मोलर कम कर देना है, तो क्या बनेगा 2102 अपॉन 2102। ये है आपका डेंटल फार्मूला। आधा और गुना 2 करेंगे तो पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे टंग का। टंग बताया आपको कि जो नीचे वाला पार्ट माउथ का होता है क्या, फ्लोर, ऊपर वाला रूट। तो फ्लोर से टंग अटैच है। टंग एक फ्रीली मूवेबल, मूव कर पाते हैं, बाहर निकल पाते हैं, अंदर कर पाते हैं, इधर बाएं लेफ्ट राइट चेंज कर पाते हैं, फूड को मिक्स करने में काम आता है। ये फ्रीली मूवेबल एक मस्कुलर ऑर्गन है, इसके पास कोई बोन नहीं है, इसीलिए एनसीईआरटी किया लिखा फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन। ये फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होता है, समझे आप, इसके पास कोई बोन नहीं है। इसका काम मेनली है, ये आपको बोलने में हेल्प करता है। फर्स्ट मेन फंक्शन इज टू स्पीक। अगर टंग को आप कट कर देंगे तो आप बोल नहीं पाइएगा। दूसरा काम इसका मेन फंक्शन है, 2 मेन फंक्शन, एक स्पीक और दूसरा क्या काम है, माउथ के अंदर फूड में सैलेवा को मिक्स करना। माउथ के अंदर सैलिवरी ग्लैंड होता है जो क्या रिलीज करता है, सैलेवा। वो सैलेवा को मिक्स कौन करेगा, फूड में,
टंग, वो ग्लैंड में जब पढ़ाएंगे तब और डिटेल में बात करेंगे। टंग जो अटैच है फ्लोर से, जो अटैचमेंट फ्लोर से दिखा रहा है टंग का, वो फ्रेनुलम के हेल्प से अटैच है। किसके हेल्प से अटैच है? फ्रेनुलम। टंग के पास बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कुछ पॉइंटेड फंजीफॉर्म होता है, बहुत तरह का बर्ड्स होते हैं। उसमें से कुछ बर्ड्स के पास टेस्ट बर्ड जो होते हैं, इसमें टेस्ट प्रेजेंट होता है, टेस्ट बर्ड, और कुछ में नहीं भी होता है। मतलब बहुत सारा बर्ड्स टंग पे बिखरे हुए हैं। आप जो टेस्ट कर पा रहे हैं फूड को, वही टेस्ट बर्ड के हेल्प से कर पा रहे हैं। तो सारे बर्ड्स में टेस्ट बर्ड नहीं होते हैं, कुछ में एब्सेंट होते हैं, कुछ में प्रेजेंट होते हैं। सबसे ज्यादा आपको फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म, फोलिएट एंड सर्कमवैलिएट, ये 4 टाइप का आपको टंग्स के अंदर क्या होता है? पेपिला, टंग्स के अंदर क्या होता है? 4 टाइप का पेपिला होता है। कौन कौन सा? फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म, वैलिएट एंड सर्कमवैलिएट। ये 4 टाइप का पेपिला होता है। और ये पेपिला के अंदर क्या होता है? बर्ड्स होता है। हर एक पेपिला में बर्ड्स नहीं होता, कुछ में होता है और कुछ में एब्सेंट होता है। जो फंजीफॉर्म पेपिला आप देख रहे हैं वो आपका येलो कलर का होता है, पिंक कलर का होता है। आपका जो ये टंग का पिंक कलर का अपीयरेंस है वो वही फंजीफॉर्म के रीजन से है, फंजीफॉर्म पेपिला। जो फिलीफॉर्म पेपिला होता है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है, मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है टंग पे, ठीक है। लेकिन उसमें टेस्ट बर्ड एब्सेंट होता है, वो टेस्ट के लिए प्रेजेंट नहीं होता है, टेम्परेचर के लिए प्रेजेंट होता है, टेम्परेचर मेजर करने के लिए। आप ज्यादा हीट खाएंगे तो आपको टंग एहसास करा देगा कि ये फूड ज्यादा हीट है, मत खाइए आप। तो टेम्परेचर को मेंटेन, हीट को ऑब्जॉर्व करने के लिए होता है। कौन? फिलीफॉर्म। फिर होता है आपको फोलिएट, जो कि मैमल्स के अंदर नहीं होता है। फिर लास्ट होता है सर्कमवैलिएट। जो सर्कमवैलिएट पेपिला होता है वो सबसे बड़ा पेपिला होता है। अगर बाद में कभी पूछ दे पेपिला का नाम लिया है तो इसलिए बताते हैं, ध्यान से सुनिए। सर्कमवैलिएट सबसे लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा फिलीफॉर्म पेपिला, इसके पास टेस्ट बर्ड नहीं होता है। तो टेस्ट बर्ड इसके पास होता है सर्कमवैलिएट के पास और फंजीफॉर्म पेपिला के लिए। मतलब जो टेस्ट का कारण है वो सर्कमवैलिएट पेपिला और फंजीफॉर्म पेपिला। तो टेस्ट किसके कारण से आता है? टंग। टंग में क्या? पेपिला, ठीक है। अगर ये पूछे कि टेस्ट कौन ऑब्जर्व करता है तो टंग। टंग में भी कौन करता है? पेपिला। और कौन सा पेपिला? तो फंजीफॉर्म एंड सर्कमवैलिएट। आपको मेनली 3 पेपिला याद रखना है, फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म, सर्कमवैलिएट। तो जो फिलीफॉर्म है सबसे ज्यादा होता है, जो सबसे ज्यादा होता है फिलीफॉर्म, उसके पास टेस्ट बर्ड नहीं होता। जो आपको फंजी एंड सर्कमवैलिएट है, ये दोनों के पास क्या होता है? टेस्ट बर्ड। और आपका टंग जो पिंक कलर का होता है वो ड्यू टू फंजीफॉर्म पेपिला होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपका ओरल कैविटी है, ये ओपन होता है। आपको जाके फारिंग्स में, फारिंग्स वो स्पेस होता है जो आप अगर माउथ को ओपन कीजिए और आपको सबसे लास्ट वाला पार्ट दिखाई देगा, वो है फारिंग्स। वो कॉमन पैसेज होते हैं जहां पर फूड आता है माउथ से, ओरल कैविटी से। और नोज का जो नोस्ट्रिल है, ये जो नोस्ट्रिल दिख रहा है आपको दो, ये जाके फारिंग्स में पोस्टरली ओपन होते हैं, पीछे से जाते हैं ऐसे और जाके फारिंग्स में ओपन हो जाते हैं। तो जो आप माउथ खोलने के बाद जब माउथ ओपन करेंगे, ये आपको फ्लोर सबसे लास्ट पार्ट दिखाई देगा। इसमें मान लेते हैं ये नोज से नोस्ट्रिल भी जाके ओपन होते हैं और ओरल कैविटी भी वहीं जाके ओपन होता है। तो माउथ का सबसे लास्ट पार्ट जाके कहां ओपन होगा? ओरल कैविटी, फारिंग्स में। नोस्ट्रिल कहां ओपन होगा? फारिंग्स में। मतलब फारिंग्स में फूड भी आ रहे हैं और एयर भी आ रहे हैं, फूड भी आ रहे हैं और एयर भी आ रहे हैं। फूड कहां चले जाएंगे? फूड कहां चले जाएंगे? ग्लोटिस में। इसको क्या बोलते हैं? आपको इसोफेगस, फूड पाइप। तो फूड चले जाएंगे फूड पाइप में और एयर कहां चले जाएंगे? आपको ट्रेकिया के अंदर। किसके अंदर? ट्रेकिया के अंदर। मान लेते हैं आपका एक फारिंग्स है और ये फारिंग्स कॉमन पैसेज हो, यहाँ फूड एयर दोनों आ गया। यहाँ से एक ट्यूब है, 2 ट्यूब है, एक ट्यूब ये और एक ट्यूब ये। और इस ट्यूब मान लेते हैं ये ट्रेकिया आपके पास, उस ट्रेकिया में चले जाएगा एयर और फूड कहां चले जाएगा? इसोफेगस के अंदर। ये ट्रेकिया के ऊपर क्या होता है? एक कवरिंग होता है इस तरह का, इसको बोलते हैं इपीग्लोटिस। क्या बोलते हैं? इपीग्लोटिस। जब फूड फारिंग्स में प्रेजेंट होता है, ये इपीग्लोटिस क्या करता है? ट्रेकिया को बंद कर देता है ताकि फूड कहां जाए? इसोफेगस में जाए, ट्रेकिया में नहीं जाए। तो जो इपीग्लोटिस है वो कवरिंग होता है किसका? ट्रेकिया का, ताकि ट्रेकिया बंद हो जाए जब फूड होता है फारिंग्स में और फूड चले जाए कहां पे? इसोफेगस। तो फारिंग्स इज कॉमन पैसेज जहां पर ओरल कैविटी भी ओपन हो रहे हैं और ये नोज का नोस्ट्रिल भी ओपन हो रहे हैं, इसलिए हमने क्या बोला? फारिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। आप ये याद रखिएगा, ठीक है। तो अब ये आपका एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट खत्म हुआ फारिंग्स तक, इसोफेगस तक। इसोफेगस क्या है? एक लॉन्ग ट्यूब है जो फूड को
ऑरल कैविटी से स्टमक तक पहुंचाता है, बस पहुंचाने का काम करता है, वहां पर किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता। आपसे पर क्वेश्चन पूछा था नीट कि वो जगह बताइए एलिमेंट्री कैनाल का वो पार्ट जहां पर डाइजेशन नहीं होता है, ओनली पार्ट वो होता है इसोफेगस और लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में भी कोई डाइजेशन नहीं होता है, वहां पर ऑप्शन लार्ज इंटेस्टाइन नहीं था, इसलिए ऑप्शन क्या आ गया इसोफेगस। इसोफेगस का काम क्या है? एक ट्यूब है जो ट्यूब ऑरल कैविटी को स्टमक से कनेक्ट कर देता है, ऑरल कैविटी को स्टमक से कनेक्ट कर देता है। और फूड जो मूवमेंट करता है इसोफेगस में वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से होता है, मतलब जो इसोफेगस का मसल्स है एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक बार रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऊपर धकेल देगा, रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो इसोफेगस का मसल्स लगातार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा, उसके माध्यम से फूड कहां चला जाएगा? स्टमक में। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जहां हम पढ़ाएंगे आपको स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। अभी के लिए इतना ही। अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और लगातार देखिए, और साथ में एनसीईआरटी पेज नंबर 257 आप अच्छे से रीड कीजिएगा और 258 का भी हाफ पार्ट रीड करके आइएगा। और फिर मिलते हैं स्टमक नेक्स्ट कंटेंट में।